नमस्कार, मैं हूं आपका प्यारा साथी DS सैनी। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हिंदी क्लास आपकी शानदार रहने वाली है और आपका YouTube चैनल है हिंदी ज्ञानधारा। इसी नाम से हमारा ऐप है और इसी नाम से टेलीग्राम और इसी नाम से हम YouTube पर आपको पढ़ाते हैं हिंदी ज्ञानधारा। साथियों, आपके लिए ये एक विशेष एक रणनीति के तौर पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। PSI राजस्थान में पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती है और इसके लिए आपको बहुत अच्छे प्रयास करने पड़ेंगे, तब हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप सभी को मैं एक विशेष सेशन इसके लिए अलग से ही स्पेशल व्याकरण का लेके आऊंगा YouTube पर, और वो अलग से ही PSI की क्लास आपके अलग से चलेगी। उसमें एक अच्छे वाक्यात्मक प्रश्नों को हम लेकर आएंगे, शानदार तरीके से आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं। और हम इसको किस टाइप से पढ़ाते हैं, ये सारी बातें भी आज अपन चर्चा करेंगे। इसके सिलेबस में कौन सा पॉइंट है, कौन से टॉपिक है जिनको हमें अधिक पढ़ना है, कहाँ से हम अधिक नेगेटिव कर सकते हैं, कहाँ हमें बचना है नेगेटिव से, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं शानदार तरीके से। तो आप मुझसे संपर्क करने के लिए 9983374293 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफलाइन जैसा ऑनलाइन बैच, हमने एक बैच दे रखा है इसका, बहुत शानदार और बहुत सस्ते में, मतलब कोई लूट खसोट नहीं है। और ऊंची दुकान फीके पकवान, बच के रहना है, लूट से बच के रहना है। आपको कितनी सी छोटी सी राशि में आप पूरे में से पूरे नंबर, यानी 100 में से करीबन 95% तक आप राइट कर सकते हैं। किस टाइप से, किस शैली से मैंने आपको पढ़ाया, ये मैं आपको सारी बातें इसमें बताऊंगा। आप थोड़ा सा वेट करेंगे प्लीज, बात को पूरी को सुनेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे, आनंद आ जाएगा आपको शानदार तरीके से। मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर लिए हैं, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कौन सा टॉपिक अधिक पढ़ना है और नेगेटिव से कैसे बचना है। बस ये चौथा पॉइंट मेरा मन का पॉइंट है कि नेगेटिव से बचेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा। पढ़ सभी रहे, पढ़ा सभी रहे हैं, लेकिन कला अपनी अपनी है। आपके कितना ये दिमाग है, वो कितनी चतुराई से खेल सकता है और वो चतुराई को आप कितना प्रयोग कर सकते हैं, वही काम आएगा परीक्षा में। तो प्यारे साथियों, आप आराम से सुनेंगे और मैं इसको आपको शानदार तरीके से इस वीडियो को बताने वाला हूं। आपका पहला पेपर है PSI का, 100 प्रश्न इसके आने वाले हैं और सामान्य हिंदी, इसमें 200 अंक की हिंदी है, 100 प्रश्न है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये सबको पता है पहले से भी, और नहीं है तो हो जाना ही चाहिए। इसका जो पैटर्न है आपका सिलेबस का, वो सबसे पहले आपके सिलेबस में शब्द रचना नाम से एक पॉइंट दिया है पहला, और उसमें ये 4 पॉइंट शब्द रचना में उन्होंने दिए हैं। शब्द रचना में संधि है, समास है, उपसर्ग और प्रत्यय है, और ये सबसे पहला पॉइंट ही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बात ये आती है, सर इन्होंने शुरुआत कर दी थी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से, क्या स्वर व्यंजन पढ़ने हैं हमें? ये बात काम की बात है। ये क्या स्वर व्यंजनों से प्रश्न आएंगे? तब देखो बेटा, प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, लेकिन स्वर व्यंजन के बिना हम इन सब चीजों को नहीं पढ़ सकते। व्यंजन संधि कैसे पढ़ोगे जब व्यंजन आपको आते नहीं है? तो स्वर कैसे पढ़ोगे जब आपको स्वर नहीं आते हैं? तो इसलिए हमको मजबूर कर दिया है, पहले आपको स्वर संधि भी पढ़नी है, व्यंजन संधि भी पढ़नी है, और तो इसके लिए आप स्वर और व्यंजनों को पढ़ेंगे, मतलब मजबूर है। इसलिए आपको स्वर व्यंजन पढ़ना ही है, और पढ़ना ही है। उसके बाद में आप इस टॉपिक से आप शुरुआत कर सकते हैं, संधि से। अब साथियों, संधि जो टॉपिक है आपका, ये संधि टॉपिक कितने टॉपिकों को साथ में लेके चलता है, ऐसा मास्टर और ऐसा स्टूडेंट दोनों ही बराबरी में होने चाहिए कि आप एक संधि से कितने टॉपिकों को समेट दोगे। संधि का मतलब है, आप देखेंगे, संधि का मतलब है आप संधि विच्छेद यहां से क्या कर सकते हैं। आप देखिए, संधि, संधि विच्छेद, और इसके अलावा देखिए शब्द शुद्धि। आपकी शब्द जो शुद्धि पूछी जाती है आपसे परीक्षा में, वो शब्द शुद्धि
का मैं बोल रहा हूं कि 80% पार्ट आपका संधि में से ही कंप्लीट हो जाता है, संधि का। और संधि में से ही शब्द शुद्धि कंप्लीट हो जाती है, यहीं से आपके उपसर्ग कंप्लीट हो जाते हैं। और उपसर्ग का करीबन 70% भाग है वो संधि में से ही कंप्लीट हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उपसर्ग के अलावा कुछ आपके समास भी, यहाँ से सामासिक शब्द है वो भी क्लियर होते हैं। इसके अलावा प्रत्यय भी, यहाँ से कुछ न कुछ प्रत्यय भी आपके क्लियर होते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके बहुत सारे शब्द ऐसे पढ़ने को मिलेंगे हमको जो वाक्यांश के लिए एक शब्द ये संधि कवर करेगी। और इसके अलावा आप युग्म शब्द यहाँ से बहुत सारे शब्द, जब मैं आपको अर्थ बताऊंगा प्रत्येक पॉइंट का, तो आपके बहुत सारे युग्म शब्द है, पर्यायवाची है और पर्याय के साथ विलोम शब्द भी है। यानी ये शब्द हम जब शब्दावली को पढ़ेंगे, जब उनके अर्थों को निकालेंगे, तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, समास, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द और आपका युग्म शब्द, पर्याय और विलोम, ये टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टॉपिक अकेली संधि से कवर होते हैं। लेकिन वैसे ही पढ़े और वैसे ही पढ़ाए तब तो मजे की बात है। समास है आपका, समास में बहुत कंफ्यूजन होता है। आपको अभी एक सवाल पूछ लिया था कुछ दिन पहले पटवार में, चौमासा शब्द में। अब चौमासा शब्द दुनिया के हर किताब में बहुब्रीहि दे रखा है, उन्होंने दिगु मान लिया, रिट लगेगी, फिर वो चौमासा इसमें आना। 4 मास विशेष है, अरे चौमासा कहेंगे ही उसको जिसमें वर्षा होगी, जब वर्षा ही नहीं होती तो चौमासा का मतलब क्या रहा। तो समास एक एक शब्द में 2 2 3 3 हो सकते हैं, उसका पहला उत्तर कौन सा कर सकते हैं हम, फिर दूसरा कौन सा चुन सकते हैं। विकल्प में 2 2 3 3 हो तो हम उसका उत्तर क्या करें, ये बड़ी विडंबना समास की है आपकी। तो आपके जो 6 के 6 समास है उनको पूर्ण डिटेल के साथ और पूर्ण तरीके के साथ क्रमबद्धता से, कि आप किस तरीके से संख्यात्मक सवाल पूछे जाते हैं। अब तक हमने एक ही जगह पर संख्या पढ़ी है कि द्विगु समास में संख्या आती है, लेकिन 4 समासों में संख्या आती है आपकी, द्विगु में, द्वंद्व में, आपकी बहुब्रीहि में, अव्ययी भाव में, इनमें सब में संख्या आती है और संख्यात्मक सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। तो कैसे हम इनको क्लियर करेंगे एक एक चीज को। उपसर्ग है, उपसर्ग में भी आजकल पैटर्न चेंज कर दिया उसने, 2 उपसर्ग किसमें है, दो उपसर्ग किसमें है, मूल शब्द कौन सा है इसमें से। तो मूल शब्द को हम कैसे निकाल सकते हैं, मूल शब्द को 2 उपसर्ग 2 प्रत्यय कौन सा है, इस शब्द में कितने उपसर्ग है, इस शब्द में कितने उपसर्ग कितने प्रत्यय है, इस टाइप के सवाल आपको पूछेगा और पूछता है अब। और मूल शब्द को निकालने का तरीका क्या हो सकता है हमें पता ही नहीं चलता है कि मूल शब्द को कैसे निकाले। जैसे मैंने आपसे कह दिया असफलताएं, ये शब्द आपको दे दिया, असफलताएं, तो असफलताएं में कितने तो उपसर्ग है और कितने प्रत्यय है और इसका मूल शब्द कौन सा है, इस तरीके के शब्दों को आजकल पूछता है। जैसे आपको दे दिया पूर्वौपनिवेशिक, पूर्वौपनिवेशिक, निवेशिक। अब आपको इस सवाल पूछ लिया कि बताओ भाई इसमें कितने उपसर्ग है, कितने प्रत्यय है, इसका मूल शब्द कौन सा है। ऐसे आपको तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। इस होशियारी को लेकर के आपको इसी सोच के साथ तैयारी करनी है कि हम मूल शब्द निकालना जाने, उपसर्ग प्रत्यय को छांटना जाने, ये सब चीज। और प्रत्यय में आपको आपका करदंत और तद्धित प्रत्यय तो है ही, इसके अलावा भी इतने सारे प्रत्यय मन में आती है, वही प्रत्यय वो उठा के पूछ लेता, गोविंदा, परिंदा और बासिंदा, है ना, इस तरीके से। तो शर्मिलार, उर्मिलार, कोई भी नाम बना करके और तुमको दे देता कौन से में ईला प्रत्यय नहीं है, कौन से में इंदा प्रत्यय नहीं है। इस तरीके के शब्दों को वो छांट रहा है कि आप उसमें फंसे ही रह जाएं, किसमें कार प्रत्यय नहीं है। इस तरीके से आपको कोई भी प्रत्यय बना करके अलग से प्रत्यय दे सकता है और इसी क्रम को देख करके, पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों को देख करके और आपको प्रत्यय की तैयारी करनी है ढंग से। और वही तरीके से मैंने आपको पूर्ण रूप से ऐप में इस तरीके से ही पढ़ाया है जैसे वर्तमान पैटर्न है। और वर्तमान पेपर सेटर की मेंटलिटी को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट दिया है इसने शब्द प्रकार में, दूसरा पॉइंट आपका सिलेबस का, जिसमें आपका तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इनको छांटना ही बहुत मुश्किल है। पढ़ा के छोड़ दिया हमको, तो संस्कृत के शब्द तत्सम है और संस्कृत से बदलकर हिंदी में आ गए वो तद्भव है। अर्ध तत्सम कौन से हैं
और वो संस्कृत के शब्द कौन से जिनको मैं कैसे पहचानूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कि भाई ये संस्कृत का है, ये संस्कृत का नहीं है, क्या पहचान है? कैसे हम तत्सम तद्भव को बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हैं, वो तरीके मैंने आपको पूर्ण रूप से ढंग से पढ़ाए हैं। देशज शब्द दुनिया में इतने सारे क्षेत्रीय भाषा के शब्द जिनका पता नहीं चलता है, कैसे हम देशज शब्दों को छांट सकते हैं बहुत जल्दी से। आपको 5 पॉइंट बताता हूं, इसमें 5 पॉइंट से पूरे देशज शब्द। विदेशी शब्द की तो कहानी निराली है, आपकी अरबी, फारसी, तुर्की, डच, यूनानी, है ना, पुर्तगाली, आपका अंग्रेजी भाषा के शब्द, और इनके अलावा रूसी, जर्मनी, जापानी, इतने सारे शब्द हिंदी में आ गए हैं। कैसे हम सबको याद कर सकते हैं, वो कला कैसे है, इतने सारे शब्दों को कैसे याद करेंगे, वो सारी बातें मैंने आपको विस्तृत तो पढ़ाई है, उसके साथ ऐसे शॉर्ट तरीके बताए हैं कि विदेशी शब्द आप आधा घंटे में पूरे विदेशी शब्दों को याद कर सकते हैं, हर भाषा का कोई सवाल उससे हट करके नहीं होता है। तो ये शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द है, वहीं से ये शब्दों को उठाया आपके सिलेबस में। ये चारों शब्दों को हम कैसे तैयार करेंगे, जल्दी हल कैसे कर सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्दों को उठा लिया है। संज्ञा में भी आजकल वो नहीं है कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा, बता जातिवाचक से बनने वाली भाववाचक कौन सी है, विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी, अव्यय से बनने वाली भाववाचक कौन सी है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक कौन सी है। इस तरीके से आपको अपवादों को और अंदर से अंदर घुस करके सवाल पूछ रहा है। ऐसे ही सर्वनाम पूछता है, सर्वनाम भी आजकल वो पहले वाले सर्वनाम नहीं पूछ रहा है, कौन का प्रयोग कहाँ होता है, क्या का प्रयोग कहाँ होता है, प्रश्नवाचक में कुछ का प्रयोग कहाँ करे, कोई का प्रयोग कहाँ करे, हैं दाल में कुछ काला जरूर है, दाल में कोई काला जरूर है, भ्रष्टाचार के बीच कौन हो सकता है, भ्रष्टाचार के बीच क्या हो सकता है, कौन सा उत्तर राइट करूंगा मैं, अता पता नहीं है। तो कैसे मैं निजवाचक को अलग करूंगा। आप शब्द का प्रयोग 3-3 सर्वनामों में होता है, जैसे आपका प्रयोग आप देखेंगे कि आपका प्रयोग आपका मध्यम पुरुष में भी होता है, अन्य पुरुष में भी होता है, निजवाचक में भी होता है। अब ये कब तो मध्यम पुरुष है, ये कब निजवाचक है, कब ये आपका अन्य पुरुष है, ये भी तो पहचानना पड़ेगा। वह बे ये निश्चयवाचक भी है, ये अन्य पुरुष भी है, लेकिन ये कब वह बे आपके अन्य पुरुष होंगे और कब ये निश्चयवाचक होंगे, ये सब छांटना पड़ेगा साथियों। ये जब ऐसी मेंटलिटी के साथ आप छांट करके अलग कर करके इन चीजों को पढ़ोगे, तब जाके आपको ये सारी बात समझ में आएगी। विशेषण है, विशेषण का निर्माण है, विशेषण की अवस्थाएं हैं, विशेषण के निर्माण, संज्ञा से बनने वाले विशेषण कौन से हैं कौन से नहीं है, है ना। इस तरीके से विशेषण, क्रिया में आपकी देखो बहुत तगड़ा मामला, सहकर्मक अकर्मक के पहले वाक्य देता था, आजकल शब्द है उठना, बैठना, जागना, भागना, रोना। इनमें से बताओ सहकर्मक कौन सी, अकर्मक कौन सी, इसको कैसे पहचाने हम। वाक्य को तो फिर भी पहचान लेंगे कि भाई इसमें कर्म है या नहीं है, लेकिन इसमें भी दिक्कत आती है। और आपकी पूर्वकालिक प्रेरणार्थक क्रिया है ना, आपकी नाम धातु कृदंत क्रिया है, ये अर्थ के आधार पर जो क्रियाओं का बंटवारा किया है, वर्तमान में क्या क्रिया में बदलाव किया है, ये सब चीज देख करके आपको पढ़नी है। क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण के भेद है, क्रिया विशेषण में आपका जो कालवाचक है, स्थानवाचक है, इसके अलावा आपका परिमाणवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इनको कैसे समझ सकते हैं अपन। संबंध सूचक, विस्मयादिबोधक में आजकल पहले वाक्य देता था हाय मेरी टांग टूट गई, है ना, ऐसे वाक्य देता था, इसमें कौन सा विस्मयादिबोधक, अब नहीं देता। ऐसे आपसे कहेगा निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक का चिन्ह कौन सा है, विस्मयादिबोधक का चिन्ह कौन सा, विस्मयादिबोधक सूचक शब्द कौन सा है, 4 शब्द उठा देगा आपको, घृणा, ग्लानि, विस्मय, इसमें से आपको पूछेगा विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है, आश्चर्य युक्त शब्द कौन सा है, ग्लानि युक्त शब्द कौन सा, घृणा युक्त शब्द कौन सा है, ठीक है ना, इच्छा युक्त शब्द कौन सा है। इस तरीके से आपको देख करके इसकी तैयारी करनी है। निपात है, निपात को बहुत पूछने लगा है, तो निपात में कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जहां हमें पता ही नहीं चलता कि ये तक का प्रयोग जो किया है वो निपात है या नहीं है, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। इस तरीके से इस पॉइंट को आपको तैयार करना है और उसी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, उसी तरीके से मैं रिवीजन करवाऊंगा। शब्द ज्ञान पर आते हैं, बड़ा खतरनाक है, नेगेटिव सबसे ज्यादा यहां से होगी। मैंने बोला आपसे नेगेटिव कहां से होती, सबसे ज्यादा इस जगह से होगी। पर्यायवाची में पता ही नहीं चलता हमें और तुरंत हमको पता है। अब पर्याय का भी पर्याय पूछ रहा है, जैसा अर्जुन का पर्यायवाची है, आपको पूछ लिया, कोई भी अंदर से पूछ लिया सब्यसाची किसका पर्यायवाची है, गुणाकेश किसका पर्यायवाची, पार्थ किसका पर्यायवाची है,
ठीक है ना, ब्रेनला किसका पर्यायवाची है। तो आपको अंदर से पर्याय में से पर्याय पूछ रहा है, विलोम शब्द है, इनका पता ही नहीं चलता। ऐसे कैसे इष्ट अभिष्ट, अब विलोम शब्द छटवाएगा जब हमें पता ही नहीं इष्टकार अभिष्ट का। इस तरीके से आपको विलोम शब्द इस टाइप का शब्द पूछ रहा है जिनमें हमको पर्याय में और विलोम में पता नहीं चलता है। ऐसे तरीके से विलोम को तैयार करना है और उसी तरीके से हम एक एक शब्द को क्लियर करेंगे। युग्म शब्द है, युग्म का जोड़ा देगा और उसके अर्थों का हमें पता नहीं चलता है, जैसे तरणी तैरणी, जैसे अंत अंत। तो ये तो एक मैं नॉर्मल बात बता रहा हूं, लेकिन आजकल जो शब्द उठा रहा है वो ऐसे उठा रहा जिनका हमें यही अंदाजा नहीं चलता कि पूछना क्या चाहता है, इसका अर्थ क्या हो सकता है। ऐसे युग्म शब्दों को यहाँ पूछा जा रहा है। समानार्थी शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत पढ़ने पड़ेंगे, पता भी नहीं चलता, जैसे जनश्रुति, अनुश्रुति, किंवदंती। अब तीनों में कैसे अंतर करें, ये होती क्या है, जनश्रुति क्या है, किंवदंती क्या है, अनुश्रुति क्या है, उपत्यका क्या है, अधिपत्यका क्या है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, अंतरदेशीय अंतरदेशीय। मतलब ऐसे शब्द देगा उठा उठा के एक एक जैसे ही, जो हमें पता नहीं चलता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। मुमुक्षु, मुमुक्षा है, तितीर्षा, तितीर्षु, इस तरीके के शब्द आपको, जिगीसा, जिगीसु, चिकीर्षा, चिकीर्षु, इस तरीके के शब्दों को उठा करके पटकता है, पता नहीं चलता। तो नेगेटिव होने के चांस यहां से शब्द में से, शब्द ज्ञान में से सबसे ज्यादा होते हैं, ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट दिया शब्द शुद्धि का, बड़ा खतरनाक पॉइंट है। संधि में से सवाल इसके ऐसी ऐसी संधि उठा के रखता है, वहां अपन को यही पता, अगर संधि बहुत ज्यादा ढंग से आपने पढ़ रखी है तब तो आप शब्द शुद्धि कर लोगे, नहीं संधि में से ही शब्दों को उठा करके पटकता है। वो रटने वाली टाइम गया, वो अब पहले वाला जो आपने रट लिया कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। अब तो शब्द शुद्धि में से पूछेगा, बता स्वर आगम के कारण अशुद्ध शब्द कौन सा है, स्वर लोप के कारण अशुद्ध कौन सा है, व्यंजन लोप के कारण अशुद्ध कौन सा है। इस तरीके के सवालों को आपको पूछेगा, बताओ। अब छांटना पड़ेगा कि नहीं, लिंग के कारण अशुद्ध कौन सा है, वचन के कारण अशुद्ध कौन सा है, संधि के कारण अशुद्ध कौन सा है। इस तरीके के शब्दों को वाक्यों की तरह पूछने लग गया है। तो बड़ा ध्यान दे करके शब्द शुद्धि को मैंने इसी टाइप से आपको सिलेबस में पढ़ाया है कि ये स्वर आगम के कारण अशुद्ध है, ये स्वर लोप के कारण अशुद्ध है, ये व्यंजन लोप के कारण है, ये व्यंजन आगम के कारण है, ये संधि के कारण। इस तरीके से शब्द शुद्धि को मैंने अलग अलग पॉइंट में आपको पढ़ाया है। इसके बाद आप देखें सिलेबस में व्याकरणिक कोटियां आपके आती है, 8 व्याकरणिक कोटियां आपकी होती है। इसमें देखो परसर्ग और कारक होता है, ये एक ही होता है, परसर्ग कह दे चाहे कारक कह दे, मतलब एक ही है। तो आपका लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, वृत्ति, पक्ष और वाच्य है। ये देखो इनका तो हमको 3 का तो पता ही नहीं होता हम पढ़ने वालों को कि ये क्या है, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं चलता ये है क्या है, और सवाल एक एक जरूर आएगा, ये और बता देता हूं मैं। तो पुरुष, ये वाच्य देखो किस तरह खतरनाक है। वाच्य को कर्तरी वाच्य को आप बदलो कर्म वाच्य में, भाव वाच्य में बदलो। बड़ा मामला पेचीदा इसका होता है और बहुत मुश्किल समझ में आता है, लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं छोड़ा मैंने, इसी तरीके से इसको पढ़ा दिया है। कारकों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है हमें आता पता नहीं है। कारक, कारक देखेंगे, अपादान कारक, आपका संप्रदान कारक, इनमें हमें जो अंतर करना है, कहाँ इसका प्रयोग करना है, ये पता नहीं चलता है। तो इसको काल है, भूतकाल है, भूतकाल के प्रयोग बहुत ज्यादा पूछता है, आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इनमें हमें अंतर का पता नहीं चलता है। तो तुरंत किस तरीके से हम इनको बहुत सरल तरीके से याद कर सकते हैं। ये देखिए वाक्य रचना, वाक्य रचना आपकी रचना के आधार पर वाक्यों को बांटा गया है, सरल, संयुक्त, मिश्र, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य बांटे गए हैं। प्रयोग या अर्थ के आधार पर वो 8 प्रकार के वाक्यों को हम कैसे अलग करेंगे वो तो खैर थोड़ा समझ में आ जाएगा, लेकिन सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्यों में हमको पता नहीं चलता कि संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। संयुक्त और मिश्र वाक्य को कैसे छांटे, उसमें भी वाक्यों की उपश्रेणियां भी है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, है ना, आश्रित उपवाक्य। इस तरीके से आपको वाक्यों को छांटना पड़ेगा। तो ये वाक्य है सरल, संयुक्त, मिश्र, या आपका और जो 8 प्रकार के वाक्य है उन वाक्यों की रचनाओं को सीखना है। सरल वाक्य को संयुक्त में बदलना, संयुक्त को मिश्र में बदलना, मिश्र को संयुक्त में बदलना, ये कला जब तक नहीं होगी तब तक हम वाक्य रचना को भी नहीं कर सकते हैं। वाक्य अंग है, वाक्य अंगों में से उद्देश्य को और विधेय को कैसे छांट सकते हैं हम, आश्रित उद्देश्य को कैसे छांटेंगे, आश्रित विधेय को कैसे छांटेंगे, ये सारी बातें आपको ध्यान रख के और जब तैयारी करनी। वाक्य शुद्धि का सबसे दुनिया का खतरनाक मामला है, पूरी व्याकरण आती होगी तो वाक्य शुद्धि आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती।
बड़ा मुश्किल। राजस्थान का अधिकतर भाग सूखाग्रस्त है, राजस्थान का अधिकांश भाग सूखाग्रस्त है। अब इसको शुद्ध तो तब करोगे ना अब जब आपको अधिकतर और अधिकांश का पता होगा कि अधिकतर कहाँ आएगा और अधिकांश कहाँ आएगा। चिंता एक भयंकर व्याधि है, चिंता एक भयंकर आदि है। अब हम तभी तो करेंगे जब हमको व्याधि का और आदि का पता होगा। गीता जी का कर्म सिद्धांत चिंतनीय है, गीता जी का कर्म सिद्धांत चिंताजनक है। अब चिंतनीय और चिंताजनक में पता होगा अंतर, तब तो करेंगे हम। किताबों में दे रखा ये अशुद्ध है ये शुद्ध है, बस कर लो। कैसे पता चले हमको? ये कारण आपको पता होना चाहिए। वही एक एक वाक्य के नीचे कारण लिखा है मैंने कि भाई ये इसलिए गलत है, इसलिए ही शुद्ध है। इसका लॉजिक ये है, कोई भी वाक्य दुनिया का आ गया आप गलती नहीं करोगे। ये बात आपको ध्यान में रखकर चलनी है। अगला देखा आप ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग। ब्राह्म चिन्ह है तो ब्राह्म चिन्ह, अब देखो इसने प्रयोग दिया है, प्रयोग दिया है। आपसे पूछेगा कि भाई अल्प विराम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, सही। पूर्ण विराम का प्रयोग किस में किया, अर्ध विराम का प्रयोग किस में किया है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस में किया गया है, किस वाक्य में किया है, कौन से में। उद्धरण चिन्ह के बारे में गलत कथन कौन सा है, ऐसे ऐसे वाक्य आपको, मैं सच बोल रहा हूं, इसको आप हल्के में नहीं लेना। आपका जो पेपर आएगा वो इसी टाइप से पेपर आएगा। तो अब विराम चिन्हों का प्रत्येक का प्रयोग हमको पता होना चाहिए। अल्प विराम का, पूर्ण विराम का, उद्धरण चिन्ह का, हंस पद का, इस तरीके से आपको पूर्ण रूप से हर पद का, संक्षेपण चिन्ह का कहाँ प्रयोग होता है कहाँ नहीं होता है, पूर्ण डिटेल के साथ आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद लोकोक्ति मुहावरे है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर करना ही नहीं आता हमको। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है, लोकोक्ति को कैसे पहचाने, चार वाक्य दे देगा, कहेगा कौन सी लोकोक्ति नहीं है, कौन सी इसमें से लोकोक्ति है, इसमें से कौन सा मुहावरा नहीं है। वाह, तो कैसे छांटेंगे इसको? ये टेक्निक के साथ आपको लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ने पड़ेंगे। वो वाला जमाना गया कि इस मुहावरे का अर्थ बता दो, वो आएंगे तो सही लेकिन कम उलझाने वाले सवाल। दो तीन सवाल सरल, फिर एक कठिन, दो तीन सवाल सरल कठिन। पारिभाषिक शब्दावली रटनी है, लेकिन उसने लिखा है ये ऐसे, देखो प्रशासनिक और विधिक विशेष लिखा है, मतलब प्रशासनिक और विधिक प्रश्न आपकी जो पारिभाषिक शब्दावली, इसमें से आपकी पत्र लेखन से संबंधित अदालती शब्द और कार्यालय के शब्द, अदालती कार्यालय के शब्द और पत्र लेखन से संबंधित शब्दों को रटना पड़ेगा। और वो मैं आपको 100 से 150 शब्द आपको दिए हूं एकदम शानदार छांट करके। ये आपका पूर्ण सिलेबस मैंने आपको बताया और इसको किस तरीके से आपको तैयार करना है ये मैंने आपको एक एक बात कंफर्म कर दिया। और ये सब कुछ हमने दे रखा है, हमने आपको पढ़ा रखा है, ये सब कुछ पढ़ा रखा है। हर चीज को हम हाथ से पढ़ाते हैं। आपको एक एक चीज कैसे पढ़ाई है मैं आपको एक दो उदाहरण बता देता हूं। जैसे इसमें से ये मेरा, जैसे आपको कौन सा बताऊं मैं, वाक्य शुद्धि का ले लूं क्या? अभी तो वाक्य शुद्धि चल रही है, वाक्य शुद्धि ले लेते हैं। देखो देखो ये वाक्य शुद्धि है आपकी। जैसे वाक्य शुद्धि कारक संबंधी शुद्धि पढ़ाई है, तो पहले मैंने पूरे कारकों को समझाया है यहाँ पर कि कारक होते क्या है, किसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इस टाइप से पूरे कारक को समझाया है। और उसके बाद में आपको यहाँ देखिए एक एक वाक्य को लिखा है और वाक्य को समझाया है। जहां नोट की जरूरत है वह नोट बताया है कि इसका प्रयोग अपन कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। इस तरीके से एक एक चीज को हाथ से लिख करके, ये देखिए आपको किस टाइप से कि बहुवचन में बिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन बिंदी का प्रयोग कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं, हर जगह पर नोट लिखा हुआ है, हर जगह पर नोट लिखा हुआ है आपका। देखो, हे देशवासियों उठो जागो, इसमें गलती क्या थी, केवल बिंदी की। और बिंदी की गलती को हम पहचानते नहीं। अगर ये वाक्य हमारी परीक्षा में आता तो हम इस वाक्य को पहचानने में बहुत टाइम लगाते कि इसमें गलती क्या है। देशवासियों के ऊपर बिंदी लगा दी और इसमें देशवासियों के ऊपर बिंदी नहीं है, बस इतना ही फर्क है। अब ये बिंदी क्यों नहीं आई, तो इसका कारण मैंने आपको तुरंत यहां लिखा कि हिंदी में बहुवचन बनाते समय बिंदी का प्रयोग करते हैं, किंतु संबोधन हो, हे ओ अरे संबोधन हो तो बहुवचन होने पर भी बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हे देशवासियों, प्रिय छात्रों, प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, है ना, हे भारतीयों, इसका मतलब संबोधन होगा तो बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। हर चीज का कारण आपको हाथ से लिख लिख करके एक एक चीज को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ये इस तरीके से
हमने जितने भी सारी पीडीएफ पढ़ाई है, जितनी भी, आप कोई भी पीडीएफ आप मेरी खोल के देखोगे, हर पीडीएफ को आपको पूर्ण डिटेल के साथ कोई सा भी बता देता हूं। जैसे आपको देखो ये क्रिया खोल देता हूं मैं, ये देखिए आपकी क्रिया खोल दी मैंने, ये देखिए सहकर्मक क्रिया के पॉइंट नियम कैसे लिखे पहले पढ़ा दी थी। नियम 2 लिखा है और नियम 2 को लिख करके मैंने यहाँ इसके बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं। फिर देखिए आपके नियम 3 लिखा है, फिर इसके बहुत सारे उदाहरण लिख दिए है। सहकर्मक क्रिया में 4 नियम लिखा है, नियम ही नहीं किताब में, एक ही नियम किताब में तो बस केवल। और आप देखेंगे ये चौथा नियम इसका लिखा है, ये 5वां नियम लिखा है, फिर अन्य सहकर्मक क्रिया लिखी है, फिर शब्दों में क्रिया लिखी है, फिर सहकर्मक क्रिया के भेद लिखे हैं। भेद भी आपको एक कर्मक और द्विकर्मक है, द्विकर्मक और एक कर्मक में अंतर बताया, द्विकर्मक को हम कैसे पहचान सकते हैं, एक कर्मक को कैसे पहचानेंगे, इस टाइप से आपको। फिर अकर्मक क्रिया पर नियम 1 आया है कर्मक क्रिया का, फिर नियम 2 आया, फिर नियम 3 आया है। इस तरीके से हमने एक एक चीज को ये ऐसे तैयार की है शानदार तरीके से। तो प्यारे साथियों, आप जुड़ सकते हैं हिंदी ज्ञान धारा के साथ। इसके लिए हमने आपको नया कोर्स दिया है और नए कोर्स में मात्र इसकी हमने फीस जो रखी है वो आपकी 999 रुपए हमने इसकी फीस रखी है। पूरी हिंदी, कंप्लीट हिंदी 999 रुपए में बेच दिया है। तो अभी भी आपने हिंदी ज्ञान धारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। कंप्लीट हिंदी 999 में है और इस पर हमने 30% की छूट दी है। तो मात्र 700 रुपए में ये कोर्स आपको पूरे टॉपिक, जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये कंप्लीट टॉपिक शाम को 8 बजे रोज इसकी लाइव क्लास भी रहती है, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, पूरी पीडीएफ भी मिलेगी, प्रत्येक टॉपिक के टेस्ट भी मिलेंगे जिसमें पिछली परीक्षाओं के आए हुए सवाल भी मिलेंगे और मैंने जो बनाए हैं वो भी मिलेंगे, आगे संभावित प्रश्न भी मिलेंगे। शानदार तरीके से आपके टेस्ट लूंगा और एक 100 प्रश्न के टेस्ट भी हम इसमें बाद में जाके बनाएंगे परीक्षा के टाइम पर। उन प्रश्नों को सबको, प्रत्येक टॉपिक के 100 प्रश्न को मैं हल करवाऊंगा खुद। तो ये आप ध्यान रखते हुए जुड़ सकते हैं हिंदी ज्ञान धारा के साथ। नमस्कार, धन्यवाद सभी साथियों।